राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इसे शुरुआत करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं आप जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सरजी फिजिक्स। एक्सरजी फिजिक्स से अगर आप जुड़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मुझे मजबूती मिलती है और आप और हम मिल करके इस फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि रियल में फिजिक्स होता है क्या। चलिए एक बेहतरीन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक एवं अचालक, इस कंडक्टर को हिंदी में चालक और इंसुलेटर को अचालक कहा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडक्टर यानी चालक। अब सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें कि रियल में चालक होता क्या है। चलिए 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा चालक के बारे में, वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। चलिए हम इसको इलुस्ट्रेट करके समझाते हैं कि रियल में चालक होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है कि वे पदार्थ जिसके अणु और परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन, अणु और परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से, दुर्बल का मतलब कमजोर रूप से बंधे होते हैं, कमजोर रूप से बंधे होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, तब उस पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है? चालक। लेकिन इस बात को समझना कैसे, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दुर्बल रूप से बंधे रहेंगे, इसका मतलब दुर्बल रूप से बंधे रहेगा, इसका मतलब ये गति करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इलेक्ट्रॉन का गति का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन किसमें है? मोशन में, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश को लेकर के चलता है, और जब आवेश गति में आता है तो आवेश जब गति में रहता है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मतलब ये पदार्थ में जो है ना इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि कंडक्टर क्या होता था, हमने क्या बोला कि वे पदार्थ है ना जिनके अणु और परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन, अणु और परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल रूप से बंधे होते हैं, दुर्बल रूप से बंधे होते हैं, एवं उस पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? चालक कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सिल्वर हो गया है ना, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया है ना, जैसे कॉपर हो गया, ये सब कैसे पदार्थ कहलाते हैं? चालक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे होते हैं, तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट अब आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है इंसुलेटर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे चालक को समझ गए होंगे, है ना। दूसरा का नाम क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर को आप हिंदी में क्या कहेंगे? अचालक। अचालक। अब अचालक पदार्थ क्या होता है, मेरी बात को ध्यान समझेंगे सभी बच्चे। अचालक क्या होता है? बस सेम आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचालक। अब यहाँ पे भी वही चीज समझना है, लेकिन अच्छे से एलोबरेट करके समझते हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि वे पदार्थ जिनके अणु और परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन प्रबल, अब प्रबल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होते हैं, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? अचालक। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता है, बहुत कस के मजबूत बंधन से बने होते हैं, तो अचालक क्या कहलाता है? अचालक वे पदार्थ, अचालक वे पदार्थ जिसके अणु एवं परमाणु, अणु एवं परमाणु है ना के जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है वो मजबूत बंधन से बने होते हैं, यानी वह इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है, तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? अचालक नाम देते हैं। तो सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि समझ गए। जैसे अचालक बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे सूखी लकड़ी, इसमें इलेक्ट्रॉन मजबूत बंधन से बने रहते हैं, इसमें गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते हैं, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, चालक और अचालक। लेकिन ये चालक अचालक समझने से बाद आप आवेश जो है ना आवेशन करने की कुछ विधियां समझेंगे, यानी किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आवेशन की विधियां, जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवेशन की विधियां। सभी बच्चे ध्यान देंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो याद रखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे?
आवेशन की विधियां। अब सभी बच्चे समझेंगे कि रियल में आवेशन की विधियां क्या होता है, किसी वस्तु को आप कैसे आवेशित करते हैं इसको समझना है। उसमें से जो सबसे पहला मेथड है, पहला विधि है, इसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड में पहला नाम है क्या, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को क्या कहते हैं लोग, घर्षण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कहता है ये मेथड क्या कहलाता है, कहता है जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ेंगे कैसे, मान लो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रख करके ये रगड़ेंगे, तो रगड़ने के दौरान क्या होता है ना, इसमें एक प्रकार का रबिंग करते हैं और रबिंग करने के दौरान इसमें एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण के कारण क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन कमजोर रहेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन कमजोर रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे वस्तु में चला जाएगा और वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत ही आसान मेथड है। कहा जाता है कि जब एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु को, ध्यान समझिए, एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में ला करके उसको क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो रगड़ने के दौरान, है ना, रगड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग विधि है। हमने क्या बोला, घर्षण मतलब जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या किया जाता है जी, रगड़ा जाता है। या तो कह सकते हैं जब उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु से आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने के दौरान एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे वस्तु में हो जाता है, जिससे उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ऐसे ही विधि को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण। तो घर्षण विधि तो बहुत आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि रियल में एग्जाम्पल इसका क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक कंघी है, तो कंघी को बाल से हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं, है ना, जैसे बाल से झाड़ते हैं। तो कंघी और बाल में एक दूसरे क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण के दौरान आप देखिएगा कंघी जो होता है, कंघी वो एक प्रकार का मजबूत रहता है, इसके समय में जो सूखी बाल है ये कमजोर रहता है। तो बताइए, कंघी और सूखे बाल की जब हम बात करते हैं, कंघी और सूखे बाल की जब हम बात करते हैं, ये आपका एक प्रकार का मान लो कंघी है ना, और ये आपको सूखे बाल है, इस तरह से मान लीजिए सूखे बाल है। जब ये दोनों को आपस में लड़े तो हुआ क्या कि बाल, जो सूखे बाल होता है, जो सूखे, ध्यान से, सूखे बाल जो होते हैं, और ये आपका क्या है, कंघी, ध्यान से। तो सूखे बाल और कंघी में जो सूखे बाल हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कमजोर रहता है और इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके कहां चला जाता है, कंघी में। और आपको पिछले वीडियो में एक बात बताए थे कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वह वस्तु क्या हो जाती है जी, कहां बोलेंगे सर, वह वस्तु हो जाती है धनावेश। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाता है वह वस्तु कैसा हो जाता है, ऋण आवेश। तो कहा जाता है कि सूखे बाल को अगर किसी कंघे से रगड़ा जाता है तो सूखे बाल का इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में चला जाता है, जिसके कारण सूखे बाल धनात्मक आवेश हो जाता है, और जबकि कंघी क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल गौर समझिए। मान लीजिए एक है आपका रेशम के कपड़े, क्या है जी, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े। मान लीजिए ये आपका है कांच की छड़, ये क्या है आपका, कांच की छड़, मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आपका है कांच की छड़ ना, कांच का रॉड है, और ये आपका है रेशम का कपड़ा, ये जो है आपका रेशम का कपड़ा, ध्यान समझिएगा, रेशम का कपड़ा। अब आप गौर से देखिएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने के दौरान क्या होगा, जो रेशम का कपड़ा होता है, ऐसे भी कहा जाता है कि रेशम बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। तो रेशम का कपड़ा मजबूत होता है किससे, कांच की छड़ से। और जब रगड़ेंगे ना तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकल करके, कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला जाएगा जी, रेशम के कपड़े में। ये कमजोर रहता है, तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में चला जाएगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, बताइए क्या हो जाता है जी, बोलेंगे सर ये तो धन आवेश हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया क्या हो गया, ऋण आवेश। इसका मतलब कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है, जबकि रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। तो दो एग्जांपल हुआ, और ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल है ना, जिसको हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 की ओर, मेरी बातों को चलिए। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3। तीसरा एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए एक कहा जाता है ऊनी वस्त्र, कौन सा वस्त्र, ऊनी वस्त्र। तो मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए ये एक प्रकार का आपका क्या है, ऊनी वस्त्र है। कैसा जी, ऊनी
ऊनी वस्त्र है ना, और उसी को हम रगड़ते हैं रबर या तो प्लास्टिक से, रबर या तो प्लास्टिक से। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो रबड़ या तो प्लास्टिक, मान लो इस तरह से ये है रबड़ या तो प्लास्टिक। अब ऊनी वस्त्र को रबड़ या प्लास्टिक से रगड़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। मान लो ऊनी वस्त्र है, तो ऊनी वस्त्र देखिए कमजोर टाइप का, रुआ रुआ टाइप का निकला रहेगा, है ना। अब प्लास्टिक रबड़ इससे क्या करेगा, मजबूत जैसा दिखेगा। अब जैसे ऊनी वस्त्र को, है ना, प्लास्टिक या रबड़ से रगड़ते हैं, तो बताइए ऊनी वस्त्र कमजोर रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन टूट करके कहां चलाएगा जी, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके आपका चलाएगा कहां, प्लास्टिक या तो रबड़ में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ये कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें चला जाता है कैसा, नेगेटिव चार्ज। इसमें कह सकते हैं कि ऊनी वस्त्र आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी धनात्मक आवेश होगा, जबकि रबर या प्लास्टिक कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। ऐसे और एग्जांपल है ना। एक एग्जांपल चलिए और लेते हैं, है ना, ये लास्ट एग्जांपल है मान लो, ठीक है, और बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको समझाते हैं। एक होता है बिल्ली के खाल, क्या, और ये सब एग्जांपल देखिए आपके 12 के बुक में दिया हुआ, इसलिए हमको बताना पड़ता है। एक होता है बिल्ली के खाल और एक होता है एबोनाइट का छड़। अब देखिए बिल्ली का खाल कैसा होता है, एक रुआ रुआ टाइप का इसको खाल है, बिल्ली का खाल है ना, और उसमें एबोनाइट का छड़ को रगड़ते हैं। तो मान लीजिए ये आपका बिल्ली का खाल है और ये आपका एबोनाइट का छड़ है। मेरी बात ध्यान से, ये है एबोनाइट का छड़, ये आपका क्या है, बिल्ली का खाल। समझाना जरूरी है, एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। देखो बिल्ली के खाल के एबोनाइट को रड से रगड़ते हैं। आप सोचने वाली बात है कि यहाँ पे देखिएगा कि एबोनाइट का रड जो है, छड़ या रॉड, ये स्ट्रांग है, लेकिन बिल्ली के खाल थोड़ा सा रुआ टाइप का रहता है, वो कमजोर बंधन से बने रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, जैसे दोनों को आपस में रगड़ते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके कहां चला जाता है, ये एबोनाइट का छड़ में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसमें क्या कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हमने 4 एग्जांपल पढ़े, ठीक है। एक, कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं, याद रखना कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं, सूखे बाल कमजोर, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है धन और जिसमें आता वो ऋण। और ऐसे ऐसे सभी एग्जांपल को आपने समझा दिया। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला जो मेथड उसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में क्या समझाते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे वस्तु में हो जाता है, जिससे उदासीन वस्तु भी क्या जाती है, आवेशित। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन का पूरा एग्जांपल समझ में आ गया। चलिए फ्रिक्शन के बाद दूसरा जो मेथड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान समझेंगे। फ्रिक्शन के बाद मेथड नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेथड नंबर 2 जो है वो कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मेथड नंबर 2 का नाम क्या है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये है आपका मेथड नंबर 2, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्थिर वैद्युत प्रेरण, क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत प्रेरण। चलो सभी बच्चे अब समझो। सबसे पहले समझना ही जरूरी है कि रियल में प्रेरण क्या होता है, और इंडक्शन का मतलब अभी समझेंगे। आपको आने वाले 12th क्लास के जितने भी लेक्चर होंगे उसमें बहुत सारे टर्म यूज होगा जिसका नाम रहेगा क्या, इंडक्शन। तो इंडक्शन समझना है, रियल में प्रेरण क्या होता है। अगर किसी भी वस्तु को बिना संपर्क में लाए, घर्षण में क्या था, दोनों को आपस में संपर्क में लाकर रगड़े थे, अगर किसी भी वस्तु को बिना संपर्क में लाए अगर आप आवेशित कर देते हैं, तो ऐसे ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण। मान लो 2 वस्तु मेरे पास है और दोनों को संपर्क में लाना बिल्कुल नहीं है, और जब संपर्क में नहीं आएगा तब आप आवेशित करते हैं, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत प्रेरण। और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कि मान लो मेरे पास, ध्यान समझना, मेरे पास मान लीजिए एक वस्तु है ना, और यह वस्तु आपका उदासीन है। कैसा है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या, जितना इसमें धनात्मक आवेश होगा उतना ही कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब धन और ऋण आवेश सब मिला हुआ है, बस में रहना है, ये सब आवेश आपस में मिला हुआ है इस तरह से। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये उदासीन है और इसके नजदीक हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को लेकर के आते हैं। ये आपका आवेशित वस्तु है, इसके नजदीक हमने लेकर के आया, ये आपका आवेशित वस्तु था, है ना। आप बताइए, ये आवेशित वस्तु, इसका मतलब इसका आवेश कुछ ना कुछ रहेगा। मेरी बातों को ध्यान समझिए। कहता है एक उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लेकर के आ गए, तो लाने के दौरान देखिए क्या होगा, जो आवेशित वस्तु है इसका जो आवेश है, धन आवेश है, कह सकते हैं इसका जो आवेश है, यह आवेश
समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत आवेश को क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है। जैसे ही नजदीक लाएंगे तो इसके अंदर एक प्रकार का हलचल पैदा होगा। हलचल क्या पैदा होगा कि इसमें जो धनात्मक ऋणात्मक आवेश है, इसमें समान प्रकार के आवेश, यानी ये धन है, इसका जो धनात्मक आवेश है वो प्रतिकर्षण कर देगा और ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, आकर्षण। इसके दौरान देखिए क्या होगा, इसके दौरान ऐसा हो जाएगा कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ऐसा दिखने लगेगा। ये आपका ये है, ठीक है, और ये आपका रॉड है, इस तरह से आपका रॉड बना हुआ, ये आपका प्लस चार्ज था, है ना। जैसे इसको नजदीक लाए थे तो क्या करेगा, ये इधर धनात्मक आवेश एक सतह पर आएगा, दूसरा सतह पर क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या बोला, जब एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है तो यह वस्तु, आवेशित वस्तु समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित मतलब दूर पहुंचाता है, और विपरीत प्रकार के आवेश को आकर्षित करने के दौरान इसके, है ना, ये उदासीन वस्तु के एक सतह पर, उदासीन वस्तु के एक सतह पर ऋण आवेश एवं दूसरी सतह पर धनात्मक आवेश अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा हो गया। अब तीसरा स्टेप, इसी को गौर से देखेंगे, इसमें तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, ये दूसरा स्टेप हुआ, सेपरेट हुआ। पहले हमने लाया नजदीक, नजदीक लाने के बाद आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण, है ना, इस वस्तु में आवेश अलग अलग सेपरेट हुआ। सेपरेट के दौरान देखिए अब क्या हुआ, ये वस्तु है आपका, है ना, अब इधर ऋण आवेश था, ऋण आवेश था, है ना, और इधर क्या था आपका, धन आवेश। अब धन आवेश को क्या करेंगे, इसको ग्राउंडिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। और जैसे इसको अर्थिंग किए तो जितने भी धनात्मक आवेश था वो कहां चला गया जी, अर्थ में चला गया, है ना, अर्थ में चला गया। तो आप बताइए, ये यहां से ये जो पूरे आवेशित वस्तु है, इस सॉरी जो उदासीन वस्तु था, इसमें अब केवल कौन सा आवेश बचा, ऋण आवेश बचा। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्टली चौथा स्टेप में इसको हटा देंगे। तो हटाने के बाद क्या करेगा, आवेश इसके संपूर्ण सतह पर, चाहे संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा और ये उदासीन वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान समझेंगे, 4 स्टेप में इसको पूरा किया। ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका स्टेप नंबर सेकंड हो गया, ये आपका स्टेप नंबर थर्ड हो गया, और ये आपका स्टेप नंबर फोर्थ हो गया। मेरी बात ध्यान समझो। तो बताइए प्रेरण क्या होता है, पहले समझिए। क्या बोलते हैं कि जब किसी भी वस्तु को बिना संपर्क में लाए अगर उस वस्तु को आवेशित कर देते हैं तो ऐसे ही विधि को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। बड़ा सिंपल हम आपको बताएं, लेकिन अब इसको एग्जांपल से स्टेप बाय स्टेप कैसे समझे थे, तो समझिए स्टेप बाय स्टेप। क्या कहेंगे, जब एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है तो उदासीन वस्तु के आवेश समान प्रकार के आवेश को प्रतिकर्षण एवं विपरीत प्रकार के आवेश को आकर्षण करने के दौरान एक सतह पर ऋण आवेश एवं दूसरी सतह पर धन आवेश अलग अलग सेपरेट हो जाता है, और अंततः इसको, है ना, अंततः समान प्रकार के आवेश को अर्थिंग करने के दौरान यह आवेश अर्थ में चला जाता है। अब विपरीत प्रकार का आवेश उस वस्तु में बच जाता है, और अंततः जो आवेशित करने वाला वस्तु उसको हटा देते हैं तो यह जो आवेश है एक समान रूप से पूरे वस्तु में फैल जाता है। अतः उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित। तो ऐसे ही घटना को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। और ये चारों का चारों स्टेप को आपको अच्छे से एग्जाम में विथ डायग्राम अगर आप बना देंगे, है ना, तो आपको बेहतरीन अंक मिल जाएंगे, कोई नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब बिना संपर्क में लाए किसी वस्तु को क्या कर दिए, आवेशित। बताओ, संपर्क में कहीं लाए, दोनों को नहीं लाए, और वस्तु क्या हो गया, आवेशित। तो ऐसे ही विधि को क्या बोलते हैं हम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। और इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और पुनः बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, जब एक उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लाया जाता है, सटाना नहीं है, पास लाया जाता है, तो उदासीन वस्तु में आवेश, है ना, समान प्रकार के आवेश को प्रतिकर्षित एवं विपरीत प्रकार के आवेश को आकर्षित करने के दौरान उस वस्तु में ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश अलग अलग सतह पर सेपरेट हो जाता है, और अंततः, है ना, समान प्रकार के आवेश को अर्थिंग के दौरान वो अर्थ में चला जाता है और विपरीत प्रकार का आवेश उसमें बच जाता है, और अंततः क्या करते हैं, उस आवेशित करने वाले वस्तु को हटा देते हैं, और यह वस्तु इसमें संपूर्ण रूप से आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। अतः उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि दूसरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब आते हैं, 3 मेथड होता है ना, 2 मेथड हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में तीसरा मेथड, और तीसरा मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। तीसरा मेथड का नाम है जो कहते हैं चालन। क्या नाम है जी? चालन। और चालन को आप हिंदी में कंडक्शन कहते हैं। चालन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देखेंगे, तीसरा मेथड का नाम है कंडक्शन। कंडक्शन जिसको आप चालन कहते हैं। ये अच्छे से सूखा नहीं, इसलिए ऐसा थोड़ा सा भींगा टाइप का है ना। चलो, कंडक्शन क्या कहता है? कंडक्शन मतलब चालन, और चालन का मतलब होता है चलना। बड़ा आसान है। पहला बार में क्या किए थे? दो वस्तु को आपस में रगड़ दिए थे, दूसरा में संपर्क में नहीं लाए थे। तीसरा में क्या करना है? दोनों को आपस में संपर्क में लाना, रगड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? संपर्क में लाना। तो मेरी बात ध्यान से, चालन क्या कहता है? कहता है जब एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु को संपर्क में लाते हैं, जब एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होने लगता है, अतः उदासीन वस्तु जो होती है वह एक प्रकार का आवेशित हो जाती है। तो ऐसे ही घटना को क्या कहते हैं? कंडक्शन। और कंडक्शन का मतलब चालन, चालन का मतलब चलना। कैसे चलेगा? जब तक उसको रास्ता नहीं मिलेगा। और रास्ता कब मिलेगा? जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तब। तो मेरी बातों को ध्यान समझो। हमने क्या किया? एक प्रकार का, मान लो ये एक प्रकार का वस्तु है, और ये वस्तु है, ये आपका उदासीन है। उदासीन का मतलब इसमें कोई प्रकार का आवेश नहीं है, और यह वस्तु जो है आपका आवेशित वस्तु है। कैसा वस्तु है जी? आवेशित वस्तु है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ आवेश है। और जैसे ही दोनों को संपर्क में लाए तो आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होने लगा। अतः ये जो उदासीन वस्तु था, आवेश का स्थानांतरण हुआ ना, तो जो उदासीन वस्तु है ये क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ आवेश इससे इसमें चला आएगा, और जब आवेश चला आएगा तो कह सकते हैं कि जो उदासीन वस्तु था यह अभी क्या हो गया? आवेशित हो गया। ये तो हुआ ही, ये तो पहले से था, अब इसको हटा देंगे। बताइए, उदासीन वस्तु क्या हो गया जी? आवेशित हो गया। तो ऐसे ही घटना को क्या कहते हैं लोग? कंडक्शन। बहुत आसान मेथड है चालन। चालन में कुछ करना नहीं है। देखो, पहला में रगड़ना है, घर्षण हो गया। दूसरा में बिना संपर्क में स्थिर वैद्युत प्रेरण हो गया। और तीसरा का नाम है कंडक्शन, जिसको कहते हैं चालन। ऐसे भी कह सकते हैं कंडक्शन बाय, है ना, मेथड ऑफ कंडक्शन, है ना। अब अगर संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु, तो आवेशित वस्तु का आवेश कहां चला जाएगा? उदासीन में, जिसके कारण ये उदासीन वस्तु क्या कहती है? आवेशित। तो ऐसे ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और ये तीनों का तीनों क्या था? मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी वस्तु को आवेशन करने की विधियां। बताइए, कितने विधि पढ़े हैं? 3 विधि। तो चार्जिंग ऑफ, मेथड ऑफ चार्जिंग, तीनों हम अच्छे से समझ गए। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको समझेंगे, है ना। पूरा पॉइंट चलेगा बालक, एकदम याद रखना, ये पूरा का पूरा टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। और मेरे ऑफलाइन की क्लास में डिजिटल बोर्ड पे होता है, लेकिन क्या करें, ये ऑनलाइन की क्लास घर से करवा रहे हैं, यहाँ पे हम डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था नहीं किए हैं, ठीक है। और आने वाला समय अगर सब कुछ अच्छा रहा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से देखिए। अगर सच में वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आने वाले भविष्य के लिए आप देखिएगा, और एग्जाम के लिए बहुत है, इसमें हम पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चे का छूट गया है कहीं पे भी, मान लीजिए कहीं नहीं पढ़े हैं, चाहे कहीं से रिविजन करना चाहते हैं, तो आपका बेहतरीन ऑप्शन है इसको रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। शुरू से पढ़िए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कूलम का नियम। कौन सा नियम जी? कूलम का नियम। चलिए, तो कूलम का नियम के बारे में सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या होता है कूलम नियम? कूलम्स लॉ, कूलम के नियम। क्या था जी? कूलम के नियम। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि रियल में कूलम का नियम होता क्या है। मेरी बातों को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया हम आपको बता देते हैं। उनका पूरा नाम था चार्ल्स एंगस्ट्राइन डे कूलम। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम दो धनात्मक आवेश को लाएं, दो धनात्मक आवेश, एक आवेश का नाम Q1 था और एक आवेश का नाम Q2 था। जैसे ही दो धनात्मक आवेश को नजदीक लाएं तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं ये दोनों एक प्रकार का बल का अनुभव कर रहा है, फोर्स को, है ना, अनुभव कर रहा है। और जब दो धनात्मक आवेश था तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल था वो एक प्रकार का विकर्षण बल था। मान लो इस आवेश का नाम Q1, इसका नाम Q2, तो यहाँ जो 1 बल लगाएगा 2 पर, इसका नाम देंगे F1 लगाएगा 2 पर, तो F12 होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे बल लगेगा विकर्षण,
तो 2 बल लगाएगा किस पर, 1 पर, इसका नाम लेंगे F21, है ना। मान लेते इसका कुछ ना कुछ बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, R। दूसरी प्रकार से क्या समझे कि मान लो ये दोनों का दोनों ऋणात्मक आवेश, जब दोनों का दोनों ऋणात्मक आवेश है तो भी एक प्रकार का बल का अनुभव हुआ, और वह बल भी कैसा था, प्रतिकर्षण बल था। इसका नाम आवेश Q1 और इसका आवेश Q2। यहाँ पे बल लग रहा है 1 और 2, और यहाँ पे जो बल लगेगा ये लगेगा F21, और ये दोनों के बीच की दूरी भी हम लोग क्या मान लेते हैं, R। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब एक धनात्मक आवेश था और एक ऋणात्मक आवेश था, जब एक धनात्मक आवेश था और एक ऋणात्मक आवेश था, ये दोनों के बीच जो बल अनुभव किया गया, ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगा था, यानी आकर्षण बल का अनुभव हुआ था। किसका बल का, आकर्षण बल का अनुभव हुआ था, है ना। तो इसका हो जाएगा F1 पर बल लगा, F12 लगा रहा तो F12, F21, इस तरह से बल लगने लगा। अब मेरी बात ध्यान से, यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, R। तो कूलम ने इसको लेकर के एक नियम दिए। अब क्या नियम दिए इस बात को समझना। तो कहा जाता है कि कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार कितने बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश, कितने बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश। तब कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल, प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु, कितने बिंदु, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल, प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्यों ऐसा होता है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि आवेश का मान जितना ज्यादा बढ़ा रहे थे बल उतना ज्यादा अधिक लग रहा था, आवेश का मान जितना ज्यादा बढ़ा रहे थे बल उतना अधिक लगता है। अगर एक का मान बढ़ाने से दूसरा के भी मान बढ़ता है ना तो उसको हम समानुपाती में लेते हैं, लेकिन एक का मान बढ़ाने से दूसरा का मान घटता है उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती में लेते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझने, क्या बोले कि आवेश का मात्रा को बढ़ाया, आवेश के मान को क्या किया, बढ़ाया, पता चला बल का मान भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल, एक बिंदु आवेश का नाम Q1 और एक बिंदु आवेश का नाम Q2, तो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती किसका, Q1 इंटू Q1 का। अब बताइए, मान लो एक एग्जांपल समझते हैं कि दोनों एक प्रकार का चुंबक है, जितना ज्यादा इस दोनों को दूर करेंगे ना बल उतना कम महसूस होगा। यहाँ है कम बल से खींचेगा, नजदीक लाएंगे तो ज्यादा बल से खींचेगा। तो दूरियां बढ़ाने से, दूरी बढ़ाने से बल का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो दूसरा बात, एक बात और बोल लेते हैं, ध्यान समझो, क्या बोलेंगे कि कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं दूसरा पॉइंट, एवं उनकी बीच की दूरी, एवं उनकी बीच की दूरी को क्या आर माने, एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग, यहाँ पे है वर्ग, एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है जी, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1/r का स्क्वायर। तो मेरी बात ध्यान समझो, दोनों स्टेटमेंट को हम एक बार में बोलते हैं, अब कूलम का नियम एक बार में क्लियर हो जाता है। क्या बोलेंगे कि कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर, एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/समथिंग व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही था आपका कूलम का नियम। अब जब इस स्टेटमेंट को एक बार किया गया, अर्थात जब बताया गया कि जो कूलम का नियम है, तो बोला गया कि F समानुपाती Q1 एवं Q2 एवं व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता जी, R स्क्वायर का। ये बन गया क्या, कूलम का नियम। अब इस स्टेटमेंट को एक लाइन में आप कैसे बोलेंगे, कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है, कूलम का नियम। अब जैसे ही आप इस समानुपाती को हटाते हैं, जैसे ही समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F बराबर, एक कांस्टेंट का नाम देते हैं, तो कांस्टेंट का नाम K हो जाता है, K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। और ये एक प्रकार का नया फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटे कितना,
आर स्क्वायर, जहां के जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और याद रहे के का मान को नियत बताया गया, ये हम आप नहीं बता रहे हैं, एक कूलम्ब साहब बताए थे कि के का मान क्या होता है। चलिए, तो के का मान के बारे में जब बताया गया तो पता चला के का मान होता है 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, नॉट इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शून्य देते हैं, तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यही के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन को बोलते हैं 9 गुने 10 पर पावर 9 बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर के का मान कूलम्ब के नियम में रख देते तो बताइए कूलम्ब का नियम F बराबर क्या बन जाता थी, के का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना R का स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका कहलाएगा कूलम्ब का नियम, जहां के को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, है ना। अब एक बात ध्यान समझिएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम था कूलम्ब का नियम, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चीज क्या है, यहाँ आ गया F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, के को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, है ना। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 गुने 10 पर पावर 9, और ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और एप्सिलॉन यानी इसको परावैद्युत भी कहते हैं या विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट, इसका नाम है एप्सिलॉन परावैद्युत और विद्युतशीलता, और यहाँ पे इसका ऐसा मात्रक सब कुछ एग्जाम में पूछता है, तो धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने पहले से उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे कूलम्ब के नियम को अच्छे समझेंगे। अगर ना हो तो स्टेटमेंट को वीडियो को रुक रुक करके अच्छे से इसको लिख लेंगे, कूलम्ब का नियम क्या होता है, और एग्जाम में आएगा तो पूरा का पूरा यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जरूरी है। डायग्राम, ये पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं के बारे में। तो के बारे में हम लोग क्या लिख रहे थे, मान लीजिए के का बात बोले थे, के का वैल्यू था के बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आने ये होता है, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज पढ़ेंगे, यही के को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो हम आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। अब स्थिर वैद्युत नियतांक का कभी कभी एसआई मात्रक पूछेगा, है ना, और उसके साथ साथ कभी एप्सिलॉन नॉट। तो पहले समझिए, हम सबसे पहले के बारे में चर्चा करते हैं, यानी स्थिर वैद्युत नियतांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये पॉइंट को समझिए। अब पहले इसका एसआई मात्रक देखते हैं, तो बताइए कूलम्ब के नियम के अनुसार F बराबर कितना था जी, F बराबर के Q1 Q2 बटे कितना R का स्क्वायर होता है। मुझे किसका मान चाहिए, के का मान चाहिए, बताइए के ही रहने दीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, बताइए के बराबर इधर एक गुना होगा इधर, तो F इंटू का R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू का Q2। बताइए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर। और आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक क्या कूलम्ब, फिर से आवेश का एसआई मात्रक क्या कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब। तो बताइए के का जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। यहाँ पे इसका मतलब के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब बराबर कितना 9 गुने 10 पर पावर 9, इसका एसआई मात्रक हो जाता है क्या न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एसआई मात्रक, यहां तक समझ गए, हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो गया, यहां तक समझे। अब कभी कभी बीमा पूछता है डायमेंशन, है ना, तो डायमेंशन यानी बीमा जो पूछता है, किसका बीमा पूछता है जी के का, तो के का बीमा पहले निकालिए, उसके बाद एप्सिलॉन के बारे में चर्चा करेंगे। बताइए के बराबर कितना निकला, बोले के बराबर जो निकला, ये निकला था कितना F इंटू का R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू का Q2, F इंटू का R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू का Q2। चलो सभी बच्चे बीमा निकाले, बीमा निकालने से पहले आपको मात्रक निकालना बहुत जरूरी था, वो भी एसआई में निकाले, बहुत आसान रहेगा। बताइए बल है तो बल F बराबर m इंटू का a होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बल F बराबर कितना m इंटू का a। चलो ये बल के बारे में लिख दें, बताओ r दूरी रहने दो, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू का Q2 है। अब सबका हम एसआई मात्रक लिखने का कोशिश करें। बताइए द्रव्यमान m मतलब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या बोलेंगे सर kg, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, m इंटू a होता है, a मतलब एक्सीलरेशन त्वरण, और त्वरण का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब बच गया r स्क्वायर, इसका होगा मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय
Q1 और Q2 तो कूलम इंटू कूलम का स्क्वायर। यहां तक हो गया। चलिए यहां से आप डायमेंशन आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सही बच्चे देखिए आप डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, सबका डायमेंशन और ऐसा मात्रक तुरंत निकल जाएगा। फटाफट सभी बच्चे देखेंगे। चलो अब इसका कर रहे हैं के का डायमेंशन यानी स्थिर वैद्युत नियतांक का डायमेंशन। देखो जहां जहां केजी रहेगा दिमाग में द्रव्यमान की बात आएंगी, मास को, है ना। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। अब मास का पहला लेटर एम होता है, इसलिए डायमेंशन इसको किससे लिखेंगे, एम से। बताओ जहां जहां मीटर रहेगा, जैसे मीटर आएगा तो दिमाग में तो लंबाई आता है कितने, तो लंबाई को एल से, है ना, लंबाई लेंथ और लेंथ को एल से, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर का क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर के जगह पे एल, तो एल का कितना हो जाएगा क्यू। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ जहां जहां सेकेंड रहेगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टाइम आएगा, तो टाइम को किससे, टी स्क्वायर से, तो नीचे लिखो टी का स्क्वायर। अब बताओ ये कूलम आवेश और आवेश का बीमा, पिछले वीडियो में हमको आपको बताए थे कि आवेश का बीमा एटी होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और टी, इसका क्या स्क्वायर। चलो बीमा निकल गया के का, के बराबर कितना एम, एल का क्यू। अब बताओ टी स्क्वायर टी पर पावर 4, ऊपर जाएगा तो जाएगा टी पर पावर माइनस का 4, और ए का स्क्वायर ए पर पावर माइनस का 2। ए आपका क्या निकल गया, डायमेंशन आने बीमा। किसका बीमा जी, तो के का बीमा। के मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक। बात समझे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहां पे इसको गौर से देखिए, ये होता है प्रावैद्युत एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे बड़ा चीज है ना, विद्युतशीलता प्रावैद्युत की बात करते हैं, ये है प्रावैद्युत, या इसका दूसरा नाम है विद्युतशीलता, और इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं, है ना। चलो प्रावैद्युत या विद्युतशीलता, जिसको हम लोग परमिटिविटी भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं चीजें क्या होता है। हमने यहां से बोला था कि के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मुझे विद्युतशीलता या प्रावैद्युत का कभी कभी एग्जाम में एसआई मात्रक पूछता है और कभी कभी डायमेंशन पूछता है, बीमा। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर आपको इससे लेना देना तो इसको इधर लेकर के बाकी सबको इधर रखिए। बताइए एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, 1/4 पाई, और के होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। एप्सिलॉन नॉट ये इसको लेकर इधर ले आए 1/4 पाई के। अब याद रखिएगा 1/4 पाई जो है ये एक प्रकार का कांस्टेंट टर्म है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है 1/4 और पाई का, इसका कोई एसआई मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसका मतलब बचे क्या, के, तो 1/। अब बताओ के का एसआई मात्रक आपने लिखा था, बताइए क्या था जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे नीचे में लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको उल्टा करेंगे तो बन जाएगा क्या, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो याद रखिएगा इससे कि विद्युतशीलता का या प्रावैद्युत का या परमिटिविटी का जो एसआई मात्रक होता है कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अगर इसी का डायमेंशन लिखना चाहते हैं, ये हो गया आपका एसआई मात्रक। ये क्या हो गया आपका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, अगर बीमा पूछेगा, इसका बीमा पूछेगा, बताइए इसका बीमा बहुत आसान हो गया, ये हो गया 1/k, क्योंकि 1/4 पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं। तब बीमा बताइए, यहाँ पे निकाल करके आपने रखा, कितना रखा जी, नीचे में m l का q, t पर पावर माइनस का 4, a पर पावर माइनस का 2, a पर पावर आपका क्या दिया हुआ जी, माइनस का 2। बताओ ये नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो बताइए ये बन जाएगा कितना, m पर पावर -1, l पर पावर कितना -3, t पर पावर 4, a का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका क्या, डायमेंशन किसका जी, प्रावैद्युत या तो विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र जो होता है m पर -1, l पर -3, t पर पावर 4, a का स्क्वायर। ठीक, क्या निकला आपका के यानी स्थिर वैद्युत नियतांक का मान 9 × 10 पर पावर 9 होता है। ये पूरा इसका एसआई मात्रक बीमा निकाल दिए। उसके बाद पता चला प्रावैद्युत और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमा और एसआई मात्रक क्या होता है, आपको नीचे दिख रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसको समझेंगे क्योंकि ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में दिखता है। अब तीसरा बात यह है, यहाँ एक बात और याद रखें, जो ऑब्जेक्टिव में दिखता है, मेरी बात ध्यान समझें, ये हम आपको यहाँ पे ब्लॉक बॉक्स में घेर देते हैं, ठीक है। ये हम आप नहीं, ये ऑब्जर्वेशन से आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे 2-3 चीजें और बताएंगे आपको। कहता है प्रावैद्युत या विद्युतशीलता का मान निर्वात में जो होता है, जहां वायु भी नहीं है, उसका जो वैल्यू बताया गया होता है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 पर पावर -12
फैराड पर मीटर। इस बात को याद रखेंगे जी, है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में एक दो बार देखा गया है। इस बात को याद रखिएगा कि परावैद्युत या विद्युतशीलता का मान निर्वात में जो होता है उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। और यहां से एक मान और निकलेगा कि क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझेंगे, है ना। यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, वहां तक हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात को समझिए, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा जी, 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ हमने क्या देखा, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, जिसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। इसका मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया जी, 9 गुने 10 पर पावर 9, ठीक है। 9 गुने 10 पर पावर 9, कभी कभी ये सभी एग्जाम में आता है। हमको इसका मान चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। बड़ा आसान है, आपको कुछ नया काम नहीं करना। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो बताइए इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो 1/4 पाई गुने ये नीचे आएगा कितना होगा, 9 गुने 10 पर पावर 9 अब बराबर ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा यहाँ तो जगह एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहां से गौर से देखेंगे, बताइए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना निकला, बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 चौक 36 पाई, 36 पाई है ना, 36 पाई गुने 10 पर पावर कितना 9 हो गया, है ना। 9 चौक 36 पाई गुने 10 पर पावर 9। अब याद रहे कि यही सब कुछ जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका कहानी ऐसा वाला आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, यही मान कहां से आता है, आपको ये बात समझ में आ गया। और इस मान को भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। आने एप्सिलॉन का मान पूरा पॉइंट में ला दें 8.85 गुने 10 माइनस 12 फैराड पर मीटर, या तो ऐसे याद रखें कि एप्सिलॉन का मान जो होता है 1/36 पाई गुने 10 पर पावर 9, ये डिवाइड में था वो ऊपर लेके गए, माइनस का प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा, वही आंसर आएगा। बताओ इसका एसआई मात्रा क्या होगा, एप्सिलॉन का मान कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि के और परावैद्युत एप्सिलॉन का मान, विद्युतशीलता का मान, एसआई मात्रक, डायमेंशन, ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। तो अब अगला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले इस यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे से उसको छाप लेंगे, समझ लेंगे और ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सहूलियत हो, है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम था कूलम का नियम और विद्युतशीलता और परावैद्युत। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपेक्षिक परावैद्युत या आपेक्षिक विद्युतशीलता। सभी बच्चे हेडिंग देंगे अगला पॉइंट, यहां तक उम्मीद करते हैं कि सभी का हो गया होगा। अगला पॉइंट हेडिंग देंगे, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक विद्युतशीलता। मेरी बात ध्यान है, क्या हेडिंग देंगे जी, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी का नाम है आपेक्षिक परावैद्युत। ध्यान समझिए, रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब आपको यहां समझ में बहुत आसान है, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है ना। ये सबसे ज्यादा आसान इसलिए होता है, बताइए रिलेटिव का मतलब होता है यानी जब तक दो चीजें रहेगा तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, रिलेशन नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपेक्षिक परावैद्युत समझाने के लिए सबसे पहले एक माध्यम लेना पड़ेगा, कोई भी मान लीजिए माध्यम है ना, और एक एयर लेना पड़ेगा, मान लीजिए एयर है ना, चाहे इसको बोल सकते हैं ये निर्वात है आपका, ये आपका क्या है निर्वात, ये जगह आपका निर्वात है और ये कोई ना कोई मीडियम यानी माध्यम है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है कि एप्सिलॉन बराबर, ध्यान समझिए, रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है, कहता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है इसी का नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। मेरी बात ध्यान समझें, क्या बोले, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा उसी का नाम है आपेक्षिक। ये एप्सिलॉन क्या हो गया, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया क्या, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की याद रखना है तो रिलेटिव का आर से लिखेंगे तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। यह भी ऑब्जेक्टिव में सवाल में देखा गया, क्या बोलेंगे, ये है आपका किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। अब बेटे कहां का ये है एप्सिलॉन बताओ, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता
विद्युतशीलता। बताइए, बहुत आसान परिभाषा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है जी? किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा उसी को क्या कहेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे सूचित करेंगे? तो इसको लिखेंगे, इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इसे एप्सिलॉन आर से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अब फॉर्मूला आपका क्या बन गया कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैद्युत से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान सा आंसर है ना, कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है और एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये पूरा का पूरा था आपेक्षिक विद्युतशीलता। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे यहां तक समझ गए होंगे, है ना। और अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा तो आने वाला जो है वीडियो में एक एक करके एक एक पॉइंट करके समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। और सभी बच्चे, है ना, एक्सरसाइज से जुड़िए। और उम्मीद करते हैं कि जब इससे जुड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बस में रहना, पूरा का पूरा रिवीजन प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। और आज जो हम लोग करवाएं आज का इस वीडियो में, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, है ना। और अगले जो वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे पास असाइनमेंट होता है ना। तो असाइनमेंट जो है ना क्लास के बच्चे को, ऑफलाइन के क्लास के बच्चों को हम लोग दे देते हैं। और असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी करवाएंगे, यहाँ पे भी एक एक न्यूमेरिकल बहुत सारा अच्छा न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे को अगर सुविधा हो सके ना, मेरे ऑफलाइन क्लास में आकर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम और देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।